Hello everyone, welcome to UC Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher. You are watching me at उन्हालेस करियर अकेडमी, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 10th ICSE फिजिक्स चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर एक्सरसाइज 2B न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस को। बच्चों, वर्क एनर्जी एंड पावर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जिसमें आपने वर्क एनर्जी एंड पावर को कैलकुलेट करना सीखा। एक्सरसाइज 2A जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने वर्क एनर्जी पावर एक्सरसाइज 2A न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप उस वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2B मतलब वर्क एनर्जी पावर, इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के बेस पर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज क्या होती हैं ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कंसेप्ट्स दिए हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के बेस पर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर देखिए ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2B न्यूमेरिकल्स को। जी हाँ बच्चों, पहले एक्सरसाइज 2B सॉल्व करने से पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये जो सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट जो है इस चैप्टर का, इसमें क्या और किस तरह से कंसेप्ट्स हैं, आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, इसे हम पहले डिस्कस करते हैं ताकि आप एक्सरसाइज 2B को आसानी से सॉल्व कर सके। चलते हैं बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज क्या होती है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, इसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को पढ़ा। मैं आपको एक क्विकली रिवाइज करवा के देता हूं ताकि आप इस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज से फैमिलियर हो जाए और आप एक्सरसाइज 2B को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को समझते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज चैप्टर को, इस पार्ट को कंप्लीट किया है। आपने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को पढ़ा। क्या भी आप मुझे बता सकते हो कि आपके सिलेबस में किन किन अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को दिया है? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सबसे पहले आपने पढ़ा अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल, है ना? आपने पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा है। कोई मुझे डिफाइन करके बताएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। जब अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप खुद होके आंसर देने की कोशिश करिए। आप आपके नोटबुक में लिखना स्टार्ट करिए। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओपन योर कॉपी, नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स व्हाट एवर आई एम गिविंग हियर। सो पोटेंशियल एनर्जी को आपने डिफाइन किया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स शेप, साइज एंड पोजिशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट पे रख देते हो तो उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे कि मार्कर, मैंने इसे ग्राउंड सरफेस से किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे रख दिया तो इस मार्कर के पास अभी जो एनर्जी पजेस्ड है वो है पोटेंशियल एनर्जी। या फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेप साइज को मैं चेंज कर दूं, जैसे कि रबर बैंड सपोज आपने लिया, इस रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हो तो रबर बैंड की शेप साइज को आपने चेंज किया। रबर बैंड शेप साइज चेंज होने से या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की शेप साइज को आप जब चेंज करते हो तो उस ऑब्जेक्ट में भी एनर्जी स्टोर होती है। स्प्रिंग का एग्जांपल लीजिए, स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे या फिर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो आप जब इस स्प्रिंग के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करने से अगर आप स्प्रिंग की शेप साइज चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब स्प्रिंग में कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। That's it. So what is potential energy? Potential energy is the energy possessed by body at rest due to its change in shape and size और change in position। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप डिनोट करते हो U, कैपिटल U इस सिंबल से। पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स आपने पढ़े होंगे। कैन एनीबडी, कोई बताएगा मुझे कि पोटेंशियल एनर्जी का सबसे फर्स्ट फॉर्म आपने कौन सा पढ़ा? एब्सोल्युटली करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी का सबसे फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट टाइप है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस से किसी हाइट पे लेके जाता हूं तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस से हाइट पे आप रखते हो तो इसका मतलब यहां पर पोजीशन की बात हो रही है। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की ग्राउंड सरफेस से हाइट अगर चेंज होती है तो उस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से डिफाइन करोगे? देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो आपने डिफाइन किया वो एक ओवरऑल था, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे थे। स्पेसिफिकली जब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना पड़ा तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे? नाउ बी स्पेसिफिक अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो डिफाइन किया वो एक पोटेंशियल एनर्जी था। Now, be specific. Be specific in the sense means what? Particularly, we are talking about the gravitational potential energy, not potential energy. Potential मतलब ये अलग फॉर्म हो गया, potential का टाइप है gravitational. So, energy possessed by body due to its height from the or height above the ground surface. Or also we can say the amount of energy possessed by body because of the height above the ground surface. ये एनर्जी क्यों आती है? Because of what exactly? Earth is pulling this body towards it. The pull force exerted by Earth on a body, इस पुल फोर्स के कारण इस बॉडी के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी। इसी एनर्जी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है GPE, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा जो होता है mgh। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो कैलकुलेट आपको करना है तो इस फॉर्मूले से हम कुछ लिमिटेड हाइट तक ही एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एवरीवेयर, और वी कैन से दिस इज नॉट वैलिड फॉर एवरी टाइम। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो अगर मुझे यूनिवर्सल फॉर्मूला चाहिए कि अगर मैं किसी भी बॉडी में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कहीं पे भी हो, भले वो इन्फिनिटी पे रखी हो या इन बिटवीन एनीवेयर, सो आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में वो कितने ही दूर हो ग्राउंड सरफेस से, उसमें कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिसे हम कहेंगे माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। बच्चों, आपके सिलेबस में ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फॉर्मूला नहीं दिया है। इसका एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके बुक में है, आप जरूर पढ़िए कि किस तरह से होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? mgh, दैट इज इंपॉर्टेंट। माइनस GMM अपॉन R, ये आपके सिलेबस में है नहीं। आपको अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो आप सिर्फ mgh इसी फॉर्मूले को यूज करोगे। माइनस GMM अपॉन R, ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं करोगे। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अगर पुल करती है अपने तरफ तो वो जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द सेंस मींस व्हाट, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अगर रबर बैंड को स्ट्रेच कर दूं, स्प्रिंग को अगर कंप्रेस कर दूं, तो बॉडी जब डिफॉर्म होती है फोर्स अप्लाई करने से, तो बॉडी जब डिफॉर्म होती है तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, कैलकुलेशन बेस, न्यूमेरिकल बेस, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन या डिफाइन करने का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे? एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने आंसर लिखा है। बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट एग्जैक्टली? द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by body due to the change in its shape and size is इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके इन सारे पॉइंटर्स को अच्छे से नोट डाउन करिए। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? देखो, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में सबसे पहले हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स शेप एंड साइज। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के कितने फॉर्म्स हमने डिस्कस किए? 2। कौन कौन से? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपके सिलेबस में कौन सा फॉर्मूला होगा? mgh, एब्सोल्युटली करेक्ट। और यूनिवर्सल फॉर्मूला कौन सा है? -gmm/r। वेराज कैपिटल जी के बारे में आपको पता है, कैपिटल एम के बारे में आपको पता है, स्मॉल एम के बारे में आपको पता है और आर के बारे में आपको पता है। ये हमने कब पढ़ा था? ग्रेड 9th में। कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या होगा? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ बॉडी। आर क्या होगा? रेडियस हम कहेंगे अर्थ का, या डिस्टेंस इन बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स, अर्थ और किसी एक ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे वो। तो आपके सिलेबस में ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशंस आपको नहीं आएंगे, आपको सिर्फ एमजीएस को याद रखना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स इट। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स। नेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कोई मुझे बताएगा? अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को। कौन डिफाइन करेगा काइनेटिक एनर्जी को? एनीवन? एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, आपने खुद होके काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश की होगी और काइनेटिक एनर्जी आपने अच्छे से डिफाइन कर दी। वेरी गुड। सो क्या कहा आपने? द अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी और द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, मोशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट बॉडी के पास होती है और काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी के पास होती है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी को आपने किस सिंबल से डिनोट किया? वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करने के लिए हम सिंबल यूज कर लेते हैं के। के इज काइनेटिक एनर्जी, यू इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स आपने डिस्कस किए होंगे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करने से पहले आप मुझे बताइए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपने लिखा होगा, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू हाफ mv², इस तरह से, वेयर m इज मास ऑफ द बॉडी, v इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। mgh में m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज हाइट अबव द ग्राउंड सरफेस। इस तरह से आपने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², हाफ mv² में m है मास, v है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर ये बॉडी मूविंग है तो आपको इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और मूविंग बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपने लिखा होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड टाइप आपने देखा होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड टाइप हमने जो डिस्कस किया था वो कौन सा है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से हमने तीन अलग अलग फॉर्म्स इन एनर्जीज के डिस्कस किए थे, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। आपके सिलेबस में ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स दिए हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है। बस ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, खत्म। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूलेज आपको लगेंगे। बच्चे मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को भी इरेज कर रहा हूं और यहीं पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बता देता हूं कि इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूलेज आप अप्लाई करोगे। सो लेट्स बिगिन नाउ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज टू सॉल्व एक्सरसाइज 2B। आई होप आप सभी लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे होंगे, है ना। नाउ सो जब हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर एक मेन पॉइंट आता है जो है पोटेंशियल एनर्जी का। सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? mgh। वेरी गुड। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? वेरी गुड, है ना, ऐसे ही आपने लिखा होगा हाफ mv²। नाउ थर्ड एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लिखोगे आप? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है तो 100% कन्वर्ट होगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो 100% कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। डन। इसका मतलब यही होगा mgh
इज इक्वल टू हाफ mv²। ओके, नाउ द थर्ड बिट, ये तीसरा हो गया। नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ में वर्क डन कैलकुलेट करने का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंट। तो अगर मैं कहूं कि किसी भी बॉडी के पास कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है या आपने कुछ वर्क डन कर लिया, तो वर्क डन आप किस तरह से सॉल्व करोगे? सो वर्क डन इज इक्वल टू mgh। क्यों? इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट। तो वर्क डन और एनर्जी स्पेंट सेम होती है। डन, तो वर्क डन आप mgh से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन, नंबर 5। सो 5 नंबर पे आपने वर्क डन जो अभी लिखा कि वर्क डन इज इक्वल टू mgh, वर्क डन को और एक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, वीडियो को पॉज करिए, वर्क एनर्जी थ्योरम को रिकॉल करिए। आपको थ्योरम एक्सप्लेन करते आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी according to the work energy theorem, change in kinetic energy is always equal to the work done by applied force। इसी को आप अच्छे से नोट डाउन करिए बच्चों। What I said, according to the work energy theorem, change in kinetic energy is always equal to the work done by applied force। इसे हम मैथ्स के फॉर्म में या इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। तो वर्क डन आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। के एफ मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के आई मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, सो अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ mv²। v मतलब फाइनल वेलोसिटी। एंड जब हम बात करेंगे यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब लाइक दिस वन। u मतलब आपको यहां पर इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², जब पर फाइनल वेलोसिटी के साथ कैलकुलेट की जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप कैलकुलेट कर लेते हो mvu के स्क्वायर के साथ, तो u क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। u है यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या मैं हाफ और m को कॉमन ले सकता हूं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब आप यहां पे लिख सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आपको अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन होता है। तो जहां पर मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखी है, तो इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप वर्क डन भी लिख सकते हो, है ना बच्चों? इतनी सारी चीजें हैं, इन सारी अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप यहां पर एक्सरसाइज 2B को सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक सो दीज मेनी थिंग्स आर देयर। इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को आप कॉपी कर लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2B, क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो को पॉज करिए और आप खुद होके एक्सरसाइज 2B का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओगे। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा और ये बहुत आसान है। हो गया आप लोगों का? एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर नहीं बच्चों तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन रीड करने के बाद आप खुद होके ट्राई करके देखिए कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। अगर नहीं तो ऑफकोर्स मैं हूं। आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, आपको क्वेश्चन 1 किस तरह से सॉल्व करना है वो समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन नाउ। टू बॉडीज इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट द हाइट h एंड 2h। देखो, दो अलग अलग बॉडीज हैं, दोनों का मास इक्वल है। एक को आपने h हाइट पे रखा और दूसरे को आपने 2h इस हाइट पे रख दिया। तो फिर ऑफकोर्स दे बोथ द बॉडीज विल नाउ पजेस द पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के पास अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो आपको कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से समझ लेते हैं। आपके पास दो बॉडीज दिए गए हैं, लेट्स से बॉल A बॉल B, दोनों का मास इक्वल है ना? हम इस तरह से लिख लेते हैं, A की इंफॉर्मेशन बी बॉल की इंफॉर्मेशन लाइक दिस वन, इस तरह से। सो ए जो बॉल है, ए बॉल का जो मास है मैं लिख देता हूं, मास ऑफ ए बॉल इज इक्वल्स टू एम ए एंड मास ऑफ बी बॉल इज इक्वल्स टू एम बी, है ना। लेकिन एम ए और एम बी दोनों इक्वल हैं
और इसको हमने, ये जो ए बॉल है इसे हमने कुछ ग्राउंड से ऊपर हाइट पे रखा हुआ है। कितनी हाइट पे रखा, लेट्स से कि यहां पर हम ले लेते हैं h and 2h, तो इसकी हाइट पे थोड़ी कम कर देता हूं क्योंकि हाइट दोनों की अलग अलग है। यहां पर हमने इस ए बॉल को रख दिया, दैट इज हाइट h। बी बॉल आपको कहां पे रखना है, बी बॉल को आपको रखना है इसे डबल हाइट पे। अगर ये h है तो डबल क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। लेट्स से ये डबल हाइट हो गई इसकी, ये 2h, और यहां पर आपने बी बॉल को रखा। दिस इज बी बॉल, दिस वन इज ए बॉल। ए बॉल का मास ma, बी बॉल का मास mb। हाइट दोनों की अलग अलग है। आपने फर्स्ट बॉल को जो रखा वो h हाइट पे रखा, और जो बी बॉल है उसे आपने 2h इस हाइट पे रखा। तो आपको जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस से किसी हाइट पे अगर रख देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ए के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, बी के पास भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपको कंपेयर करने के लिए कहा कि दोनों के पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका रेशियो निकालिए। तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालने वाले हो तो किस तरह से निकालोगे, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट नाउ हियर, आप पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय, तो हमें यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट ए के पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट बी के पास, इनका रेशियो निकालना है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ए upon potential energy of body B is equal to, how to find out the potential energy? Potential energy का फॉर्मूला है mgh. So mass of A into gravity into height upon mass of body B into gravity into height. height कितनी है B बॉडी की, 2h, बराबर है। तो इसमें से क्या क्या कैंसल आउट हो सकता है, देखिए ma को मैं ma और mb को मैं कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि दोनों के मासेस इक्वल है। ग्रेविटी को मैं कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि दोनों एक ही जगह पे हैं, मतलब दोनों के ऊपर ग्रेविटी सेम होगी। हाइट, इसमें से अगर मैं हाइट को कैंसिल कर दूं तो हाइट देखो यहां पर ये 1/2 का रेशियो मिलने वाला है मुझे। ओके, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ए, पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बी इज इक्वल टू 1/2। तो आप लिख सकते हो कि इन दोनों के पास, इन दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो है वो क्या है, 1:2 का रेशियो आपको मिला। आई होप आपने क्वेश्चन 1 कुछ इसी तरीके से सॉल्व किया होगा, है ना। अगर आपने कुछ मिस्टेक की है तो आप प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इस सॉल्यूशन को अच्छे से देखिए, और आप इसी तरह से आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ डाउट से बच्चे हो तो प्लीज कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करोगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कुछ इसी तरह से हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपने वीडियो को पॉज किया, आप खुद होके सॉल्व करके देख रहे हो, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। Find the gravitational potential energy of 1 kg of mass kept at the height of 5 meter above the ground and calculate the kinetic energy when it falls hits on the ground। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। उन्होंने क्या कहा, आपके पास एक बॉल है जो कि आपने हाइट पे रखा। कितनी हाइट दे के रखी है बच्चों, है ना। कुछ इमेजिन कर लीजिए, वर्चुअल आपको पिक्चर बना लेनी है, डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास 1 kg। मास कितना है, 1 kg इतना, एंड केप्ट एट द हाइट 5 मीटर अबो। इस बॉल को आपने कितने हाइट पे रखा है, 5 मीटर अबो द ग्राउंड। सो हाइट h इज इक्वल्स टू 5 मीटर इतना। ओके, अबो द ग्राउंड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसके पहले पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट बिट हम सॉल्व कर लेंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे आपने रख दिया, ग्राउंड सरफेस से 5 मीटर अगर ऊपर रखा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आपको आंसर आना ही चाहिए। आप सॉल्व ही कर सकते हो बच्चों, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में किया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। आपने लगाया, लिखो जल्दी जल्दी, mgh लिख लिया आपने। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। मास है 1 kg, ग्रेविटी है 10 और h कितनी है 5, तो आपने लिख दिया होगा 50 जूल। वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी हो या किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है जूल। एनर्जी आप जब सॉल्व करते हो तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट आप लगाइए जूल। ये आपने सॉल्व कर दिया पोटेंशियल एनर्जी। जब आप इस ऑब्जेक्ट को 5 मीटर अबव द ग्राउंड अगर रखते हो तो इसके पास एनर्जी होगी 50 जूल इतनी। सेकंड बिट देखिए, सेकंड बिट में उन्होंने कहा कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड। जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक होगा तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी।
अभी इस ऑब्जेक्ट को जब आपने 5 मीटर ऊपर रखा है तो इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर है बच्चों? 50 जूल इतनी। जब ये ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जब ये बॉल नीचे आएगा तब को से मूविंग होगा, मूविंग है मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जस्ट बिफोर रीचिंग टू द ग्राउंड, या ग्राउंड को टच जब ये करेगा तब इसके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? वो हो जाएगी पोटेंशियल के बराबर। सो अकॉर्डिंग व्हाट वी कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इक्वल होती है। तो आज यहां पे इस ऑब्जेक्ट के पास अगर पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है तो ये बॉल जब ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा, टच करता है ग्राउंड को, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? क्योंकि उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 50 जूल। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल्स टू 50 जूल। दैट्स इट। ये हो गया हमारा सेकंड बिट। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन 3 के ऊपर चलते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन 3 आप खुद होकर सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन 3 शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा, वीडियो पॉज हो गया और आपने क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर लिया। एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको डिफिकल्ट लगता है, सारे डिफिकल्ट लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट होने दो, फिजिक्स, मैथ, या फिर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, जब तक आप उसे नहीं पढ़ोगे, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो डिफिकल्ट ही रहेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इजीएस्ट क्वेश्चंस। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, है ना? एक ही टाइप के फॉर्मूलेज हैं, एक ही पैटर्न में क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग हैं, दैट्स इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर, शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा। अ बॉक्स ऑफ मास कितना है? अ बॉक्स ऑफ मास 300 kg, एक बॉक्स आपको दिया गया। देखो क्वेश्चन को इमेजिन करते रहिए, क्वेश्चन को पिक्चराइज करते रहिए ताकि आप इसे इजीली समझ सकते हो, है ना? एक बॉक्स है और इस बॉक्स का मास कितना दिया? इस बॉक्स का मास दिया गया है 300 kg इतना। 300 kg हैज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इक्वल टू द 29,400। इसके पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और कितनी है? 29,400 जूल इतनी। फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स अबव द ग्राउंड सरफेस। तो ऑफकोर्स इस बॉक्स के पास अगर पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये बॉक्स जो है ये ग्राउंड सरफेस से किसी न किसी हाइट पे रखा होगा, तो इसकी हाइट कितनी है ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये मास 300 kg का है, इसके पास अगर पोटेंशियल एनर्जी 29,400 इतनी स्टोर है, तो इसे ग्राउंड से ऊपर कितना रखा गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और मास के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी हाइट कितनी है ना? सो चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा। वही फॉर्मूला फिर से, कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, जो अननोन क्वांटिटी है उसे सॉल्व करना है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है या इस बॉक्स के पास है 29,400 इतनी। मास कितना है इस बॉक्स का? मास है इस बॉक्स का 300 kg। ग्रेविटी कितनी देखे रखी है? हाँ 9.8 है। बच्चों आपको वेरीफाई करना है, अगर क्वेश्चन में ग्रेविटी 9.8 इतनी दी है तो आपको 9.8 ही लेनी होगी। अगर क्वेश्चन में ग्रेविटी 9.8 नहीं दी है, अगर 10 है तो 10 लीजिए, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपको 9.8 के साथ जाना होगा। हाइट ये अननोन क्वांटिटी है, इसी को हमें सॉल्व करना है। चलो क्या हो सकता है यहां पर? अगर मैं सपोज ये 300 और 9.8 इधर दे दूं तो ये अपॉन में चला जाएगा। इसमें से हम क्या करते हैं 0 0 0 0 को कैंसिल कर देते हैं, यही पे कैंसिल हो सकते हैं ये। सो 29,000 अभी हमारे पास बच गया 294 को अपॉन में 3 और 9.8 इधर आ गया, इज इक्वल्स टू हाइट हमें मिलने वाली है। अगर मैं इस 294 को 3 से अगर डिवाइड करूं, देखो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ओके। सो 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 9 जा और इसके बाद में 98 अपॉन 9.8 इतना बच रहा है अभी मेरे पास, ओके। तो मैं इसे 980 कर देता हूं और ये हो जाएगा मेरे पास में 98। सो हाइट यहां पर बनने वाली है 10 मीटर इतनी। सो देयरफॉर जो भी कुछ हाइट है इस ऑब्जेक्ट की वो 10 मीटर इतनी है। आंसर्स को वेरीफाई करते रहिए, क्योंकि आपके पास जो भी कुछ क्वेश्चंस है उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में शायद पेज नंबर 46 पर इनके सारे आंसर्स दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 10 मीटर। सो वी हैव सॉल्व्ड वेरी करेक्टली। सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व दी हाइट अबव द ग्राउंड सरफेस। किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर पोटेंशियल एनर्जी होती है
तो वो पोटेंशियल एनर्जी और उस मास को रिलेट कर पोटेंशियल एनर्जी और मास को लेकर हम हाइट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके पास 29,400 इतनी पोटेंशियल एनर्जी है और उसका मास अगर 300 kg है, तो इसे ग्राउंड सरफेस से ऊपर कितने हाइट पे रखा गया होगा? 10 मीटर इस हाइट पे रखा होगा। आई होप आपने इसी वे से सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करने से पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब बॉडी ऑफ मास 10 kg। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं हमेशा बताता हूं कि क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज दी है ना, इन सारी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को लिख लीजिए। गिवन क्या क्या है? तो मास ऑफ बॉडी इज 10 kg, फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। कितने मीटर से ये बॉडी नीचे आने वाली है? 20 मीटर से नीचे गिर रही है। 20 मीटर टू 8 मीटर। 20 से कहां पर आ गई? हाइट 1 हमें दी है 20 मीटर, हाइट 2 पे आ गई ये बॉडी, हाइट 2 पे मतलब 8 मीटर पे हम इसे लेके आए, है ना, लाइक दिस वन। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है एंड द टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन जो है उसमें ऐसा कहा गया कि आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा था पहले कितनी हाइट पे? वेरी गुड। आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा था 20 मीटर इस हाइट पे, ओके। देन उसके बाद आप इस बॉडी को कितनी हाइट पे लेके आए? आप इस बॉडी को नीचे लेके आए और अभी हाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 8 मीटर इतनी हाइट है। पहले कहां पे रखा था? पहले 20 मीटर इस हाइट पे रखा था, बाद में इसको आप नीचे लेके आए हो और नीचे अभी कितने दूर? ग्राउंड से ऊपर कितने हैं ये? ग्राउंड से ऊपर ये सिर्फ अभी 8 मीटर इस हाइट पे है। तो ऑफकोर्स जब ये 20 मीटर पे था तो इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब आप इसे नीचे लेके आते हो तो ग्राउंड से अभी ये कितना ऊंचाई पे है? सिर्फ 8 मीटर इस हाइट पे है, तो ऑफकोर्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो 20 to 8 इस हाइट पे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे आप? सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है आपको। तो इन शॉर्ट आप लिखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नंबर 1 है, ये फर्स्ट बिट है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ तो फर्स्ट बिट हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट बिट को मैं सॉल्व कुछ इस तरह से कर सकता हूं। यहां पर देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी, हाइट में चेंज हुआ है तो हाइट में चेंज हुआ h1 माइनस h2 लिख दीजिए। मास कितना दिया था? 10 kg। ग्रेविटी कितनी है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4 में ग्रेविटी है 10। हाइट में चेंज क्या हुआ? हाइट हो गई 20 से लेकर 8 तक, ओके। ये हो जाएगा 100, फाइन। और इसके बाद हाँ 20 में से 8 को हम निकाल देंगे 12, और इसे मैं 1200 जूल। तो ऑफकोर्स ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1200 जूल, और यही आंसर आपको मिला होगा। टेक्स्ट बुक में आपको आंसर वही दिया है। दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड बीट पर। सो सेकेंड बीट में क्या कहा देखो बच्चों, नाउ टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी एट एनी इंस्टेंट। देखो ये जब बॉडी यहां पर है तो यहां पर टोटल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, जब ये किसी दूसरे पॉइंट पे आती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अभी 8 मीटर पे है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कहां पर और कितनी हो सकती है? हर किसी पॉइंट पे ये सेम होती है। ऑलवेज रिमेंबर, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व एज पर दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती, ना तो कभी डिस्ट्रॉय होती है। तो यहां पर जितनी टोटल एनर्जी थी, यहां पर आने के बाद में भी टोटल एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए। अच्छा, तो टोटल एनर्जी को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ इस पॉइंट पर 20 मीटर पे कितनी एनर्जी वो बताइए, या फिर 8 मीटर पे कितनी एनर्जी वो बताइए, सभी पे सेम होती है। सो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व कर लूं कि ये 20 मीटर पे कितनी थी, वही एनर्जी 8 मीटर पे आने के बाद में सेम होगी। मास है 10, ग्रेविटी है 10 और हाइट थी 20। तो आपने 20 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 1 2 और 3 0 लिख दो, 1 2 3। तो ऑफकोर्स जब ये बॉल 20 मीटर इस हाइट पे था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी 2000 जूल इतनी। तो यही एनर्जी आप कहोगे टोटल एनर्जी। और ये जब बॉडी इस हाइट पे आ जाएगी तो यहां पर भी ये 2000 जूल इतनी होगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां पर है 2000 जूल, यहां पर भी आपको मिलेगी 2000 जूल इतनी ही। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 को आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व कर सकते हो। आपने वीडियो को पॉज किया, क्वेश्चन नंबर 5 आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 को आपने सॉल्व कर लिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं
हो गया क्वेश्चन 5 बच्चों, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट कैलकुलेट द हाइट through which the body of mass 0.5 kg is lifted if the energy spent in doing so is 1 joule। लिख लो बच्चों क्या क्या है। कैलकुलेट द हाइट, हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। मास कितना है बॉडी का, मास है बॉडी का 0.5 kg, ओके। एंड इफ द एनर्जी स्पेंड इन डूइंग सो इज 1 जूल, एनर्जी कितनी लगा दी आपने, एनर्जी यहां पर लगा दी है 1 जूल, इतनी एनर्जी इज 1 जूल, और ग्रेविटी आपको देके रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, लाइक दिस वन। तो क्वेश्चन ये कहा गया कि अगर आप किसी बॉडी को ऊपर लेके जाते हो, जैसे कि एक बॉल, इस बॉल को आप यहां से यहां पर लेके आए, ओके, तो इसकी हाइट हमें पता नहीं। जब आपने इस बॉल को आप ग्राउंड से ऊपर इस हाइट पे लेके जाते हो, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो बॉडी है, ये जो बॉल है, इसके पास कितनी एनर्जी आ गई, 1 जूल इतनी एनर्जी आ गई। इसका मास अगर 0.5 kg है, तो इसको आपने कितने ऊपर लेके गए होंगे। हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हमें हाइट को सॉल्व करना है। एनर्जी कितनी है 1 जूल, मास कितना देके रखा है आपको, तो मास की अगर हम बात करेंगे तो मास है यहाँ पर 0.5 kg इतना, ओके। ग्रेविटी कितनी है 10, और हाइट कितनी है, हाइट हमें पता नहीं, उसी को हमें सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 इज इक्वल टू 5 इंटू हाइट, ये 5 जब इधर आ जाएगा तो ये अपॉन में आ सकता है, इतनी हाइट हो गई, तो 0.2 मीटर इतनी हाइट पे आप इस बॉल को लेके गए होंगे। आपने इसी तरह से इसे सॉल्व किया, एब्सोल्युटली बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इजी। आपने सॉल्व किया, वीडियो को पॉज किया, आप खुद होकर ट्राई कर रहे हो और आपने इसे बराबर सॉल्व किया होगा। अगर नहीं तो मैं हूं, सॉल्यूशन को देखिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बच्चों, तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ बॉय वेइंग 50 kgf, एक लड़का है जिसका मास, एक्चुअली वेट देके रखा है, तो हम लिख लेते हैं 50 kg इतना वेट। अगर ये 50 kg इतना मास है, तो ग्रेविटी अगर 10 न्यूटन पर केजी है, तो इस लड़के का वेट कितना होगा। तो अगर मैं वेट कहूं या फोर्स कहूं, तो इस लड़के का वेट या फोर्स कितना आ सकता है, 50 इंटू 10, 500 न्यूटन इतना इसका वेट है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 देखिए रखिए, तो इसके लिए 50 kg climbs up from the first floor of height 3 meter above the ground surface to the third floor of height 9 meter above the ground. What will be increasing in the gravitational potential energy? देखो क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ लीजिए, आप पिक्चराइज करिए क्या था। क्वेश्चन में उन्होंने देखा रखा कि एक लड़का ग्राउंड से एक फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है ना। देखो ये ग्राउंड सरफेस मैंने ले लिया, एक बिल्डिंग है या एक अपार्टमेंट होगा, तो ये अपार्टमेंट हम कुछ इस तरह से समझ लेते हैं, ओके। तो जो ये लड़का है ग्राउंड सरफेस से, ये जो फर्स्ट फ्लोर है इसकी हाइट देखे रखी हमें 3 मीटर इतनी, ओके। ये लड़का इस फर्स्ट फ्लोर पे यहां पर खड़ा है, डन। इस तरह से अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन दिस फर्स्ट फ्लोर, और इस फर्स्ट फ्लोर की हाइट ग्राउंड से कितनी है, 3 मीटर इतनी। बाद में क्या हुआ, ये जो लड़का है ये यहां से थर्ड फ्लोर पे चला गया। सपोज यहां पर ये भी थर्ड फ्लोर है, तो राइट नाउ द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन दिस थर्ड फ्लोर, यहां पर ये लड़का भी खड़ा है। अच्छा, ये जो थर्ड फ्लोर है इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, ये जो थर्ड फ्लोर है ये ग्राउंड से 9 मीटर इतना ऊंचा है। देखो क्वेश्चन में देखिए 9 मीटर इज फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो लड़का फर्स्ट फ्लोर से अगर थर्ड फ्लोर पे चला जाता है, तो आपको थर्ड फ्लोर पे, इसका मतलब इसकी हाइट कम है, हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अगर ये बच्चा थर्ड फ्लोर पे चला जाता है, 9 मीटर ऊपर चला जाता है, तो आपको इसके पास में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही हमें डिस्कस करना है कि कितनी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसके पास इंक्रीज हो गई। तो यहां पर देखेंगे टोटल हाइट में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 6 मीटर इतना है ना। इसके पास हाइट कितनी बढ़ गई, 6 मीटर इतनी आ चुकी है। चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट हम निकालेंगे। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg चेंज इन हाइट। सो हाइट हम ले लेंगे यहां पर 1 - 2, अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, हाइट 1 - हाइट 2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मास कितना है 50 kg, ग्रेविटी कितनी है 10, और हाइट में चेंज देखिए 9 - 3 अगर हम करेंगे तो 6 इतनी हाइट में चेंज हो गया। तो 6 × 5 = 30, ओके।
6 5 30 और 30 के ऊपर 2 0 लगा दो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ गई 3000 जूल। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये जो लड़का है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई 3000 जूल इतने। आई होप आपने क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किया होगा। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, आपने क्वेश्चन नंबर 7 खुद होके सॉल्व कर लिया। मैं एक्सपेक्ट करता हूं वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को खुद होके सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी। इसे पिक्चराइज करिए, अच्छे से इमेजिन करिए। क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अ वेसल कंटेनिंग 50 kg ऑफ वाटर, एक वेसल आपको दे दिया। चल तो इस क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। एक वेसल ले लेते हैं, है ना, कुछ ऐसा है, ले लिया भाई, वेसल ले लिया। ड्राइंग कुछ इतनी अच्छी नहीं मेरी, लेकिन ट्राई कर देता हूं। इस वेसल में पानी भरा। A vessel containing 50 kg of water is placed at the height 15 मीटर above the ground। एक वेसल है और वेसल में पानी है, और ये जो पानी आपने रखा है इस वेसल के अंदर, इस पानी का मास है, कितना मास है इस पानी का, देखो ये है वाटर, और वाटर मास है 50 kg इतना। इस वेसल के अंदर पानी है, पानी 50 kg इतना है, और ये ग्राउंड से कितने ऊपर आपने रखा, तो ये ग्राउंड से आपने एक टेबल पे रखा होगा। एक्चुअल टेबल तो नहीं होता है, ये 15 मीटर है, इतना हाइट तो नहीं होती है, लेकिन सपोज आपने इसे 15 मीटर इतनी ऊंचाई पे रख दिया। एक वेसल जिसके अंदर पानी है 50 kg इतना, और ग्राउंड सरफेस से आपने इसे 15 मीटर इस हाइट पे रख दिया। Assuming that the gravitational potential energy at the ground to be zero, ground पे तो of course potential energy zero होती है। What will be the gravitational potential energy of water in the vessel? तो इस वाटर के पास कितनी potential energy है वो आपको सॉल्व करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं। Mass of water is given 50 kg, gravity is given 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, whereas the height above the ground surface is also given 15 मीटर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ डिफिकल्टी होनी ही नहीं चाहिए। ये आप U इज इक्वल टू mgh ऐसे ही फॉर्मूला लगाओगे। मास इज 50 kg, ग्रेविटी इज 10, हाइट इज 15, 15 फाइजा 75, 75 पे 2 0 लगा दो, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 7,500 जूल इतने। एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर्स को वेरीफाई करते रहिए इन बिटवीन, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली सॉल्व कर रहा हूं, मैं देख नहीं रहा हूं। तो आपको अगर कुछ अलग मेथड लगती है कि नहीं सर हम इसे इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बच्चों आपको जो कन्वीनियंट मेथड लगती है, जो इजीएस्ट मेथड लगती है, आप प्लीज उस मेथड को सॉल्व करिए। सिर्फ क्वेश्चंस को समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते अगले क्वेश्चन पे, अगले चैनल पे बोल रहा हूं मैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो को पॉज करिए। क्वेश्चन नंबर 8 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। इट्स वेरी सिंपल अगेन। अ मैन ऑफ मास 50 kg। देखो क्वेश्चंस में सारे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बस इतने ही क्वेश्चंस है, कुछ अलग तो है नहीं। जो मैंने 2-4 फॉर्मूलेज आपको बताए वही क्वेश्चंस है। उन्हीं फॉर्मूलेज के बेस पर आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। अ मैन ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स अप। तो पहले हम दे देते हैं मास के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस कर रहे हैं। मास इज गिवन हियर 50 kg। एक आदमी है जिसका मास 50 kg इतना है। क्लाइम्स अप द लैडर ऑफ हाइट 15 मीटर। एक आदमी लैडर के ऊपर गया, कितनी हाइट पे चला गया, 15 मीटर इतना। हाइट इज इक्वल टू 15 मीटर इतना। ओके, सो कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ मैन एंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो वर्क डन कितना हुआ और किस तरह से, देखो क्वेश्चन में इस तरह से दिया। एक लैडर ले लेते, चलो ऐसे, अरे लैडर तो ऐसे नहीं होगा भाई, लैडर ऐसे ऐसे हो सकता है, ये लैडर। ओके, अच्छा ये जो लैडर है ये कितनी हाइट का है ग्राउंड सरफेस से, ये लैडर 15 मीटर इतनी ऊंचाई का है। और ये बंदा जो भी कुछ पर्सन है हेवी है, 50 kg इतना मास इसका, और ये इस लैडर के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते करते यहां पर पहुंच गया, है ना, यहां पर आ गया। तो ग्राउंड से ये 15 मीटर इतनी ऊंचाई पे चला गया। अ मैन ऑफ मास 50 kg climbs up the ladder of the height 15 मीटर, कैलकुलेट वर्क डन बाय अ मैन। सो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हो, जो आप वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है एफ cos थीटा, लेकिन यहां पर हम mgh ले लेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh
मास कितना है इस बंदे का, जो पर्टिकुलर पर्सन है जो कि इस लैडर के ऊपर जा रहा है, ये है मास 50 केजी, ग्रेविटी देखिए रखिए आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितनी हाइट पे इसको जाना है, इसे 15 मीटर इतनी ऊंचाई पे आपको लेके जाना है। ओके, चलते सॉल्व कर लेते फिर इसे कुछ नहीं, 15 5 जा 750 इंटू 9.8, 750 और मतलब इसे 750 एक जीरो कैंसिल कर दिए, 9.8 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3, कितना आंसर आ रहा है देखो आपके पास में। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 8 7350 7350 इतना ये इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन एक्सपेक्टेड है। दैट्स इट, हो गया। आई एम वेटिंग नाउ, यू आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड बिट। वीडियो को पॉज करिए। द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करनी है आपको कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट। अगर इस बंदे ने 7350 जूल इतना अगर वर्क डन किया तो इसका मतलब इसने कितनी एनर्जी को स्पेंड किया होगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसके पास कितनी एनर्जी आ चुकी होगी, तो इसके पास इतनी ही एनर्जी होगी जितना कि इसने वर्क डन किया। सो एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी स्पेंड। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंड। तो भाई इसने कितना काम किया, 7350 जूल। इसका मतलब ये जब इस हाइट पे चला जाएगा तो इसके पास भी कितनी एनर्जी आ जाएगी, 7350 जूल। So therefore the amount of energy is equals to 7350 joule इतनी। That's it. Question 9 is done. Now I am expecting कि आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हो। वीडियो को पॉज करिए। आप वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को खुद होके सॉल्व कर रहे हो। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं, है ना। हो गया होगा आपका क्वेश्चन 9। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन 9 आपने सॉल्व कर लिया होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड बच्चों। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ ब्लॉक वेइंग 100 न्यूटन इज पुल्ड अप बाय द अप अ स्लोप ऑफ लेंथ 5 मीटर। देखो एक स्लोप दिया है, एक ब्लॉक है आपके पास में, अ ब्लॉक वेइंग 100 न्यूटन, इसका वेट है 100 न्यूटन इतना। इस ब्लॉक को आपको ऊपर लेके जाना है कितने, 5 मीटर लेंथ पर। कांस्टेंट फोर्स आपको लगाना पड़ेगा 100 न्यूटन इतना। तो जब ये ब्लॉक ऊपर आ जाएगा तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स F इन मूविंग द ब्लॉक 5 मीटर अलोंग द स्लोप। ओके, सो लेट्स से आप यहां पर यही जैसे कि गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है। सो ब्लॉक जो है वो है उसका वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। आप इस ब्लॉक को जो पुल फोर्स लगाओगे तो कितना फोर्स आप लगाओगे, सेम एज द वेट ऑफ द ब्लॉक। आपने इसे फोर्स लगाया, पुल कर लिया। कितने दूर आप इसे लेके जा रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास में 5 मीटर इतनी। और डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या सेम है, आपको सेम है। आप यहाँ पर एफएस कॉस थीटा भी लगा सकते हो या फिर एमजीएच भी लगा सकते हो। एफएस कॉस थीटा के थ्रू जाइए या एमजीएच के थ्रू जाइए, आपको आंसर सेम मिलेगा। सो द वेरी फर्स्ट बिट नाउ एज पर दिस वन। और गिवन यहाँ पर ग्रेविटी वगैरह कुछ दी है क्या, नहीं। चलते हैं तो हम चलेंगे यहाँ पर डायरेक्टली वो फर्स्ट बीट के ऊपर, ए के ऊपर, सॉरी ए है वहां पर तो ए लिखना होगा। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स F इन मूविंग द ब्लॉक 5 मीटर अलोंग द स्लोप। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू S cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर एमजीएस भी लिख सकते हो। फोर्स दिया है आपको, कितना फोर्स आपने लगाया इस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए, 100 न्यूटन इतना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 इतना। कॉस थीटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कॉस थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1। ओके, सो आपने कितना वर्क डन कर लिया, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू 500 जूल। ये हो गया वर्क डन। नेक्स्ट बिट पे चलते हैं। सेकेंड बिट बी क्या देके रखा है आपको, बी में क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। जब ये ब्लॉक यहां पर आ जाएगा तो इस ब्लॉक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। जब ये ब्लॉक ग्राउंड पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। जब इस ब्लॉक को आप इस हाइट पे लेके आओगे तो आपको उस पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, आपने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। मास कितना है, मास की अगर हम बात करेंगे यहां पर तो यहां पे
mg ऑलरेडी दिया है आपको, mg मतलब फोर्स होता है ना, फोर्स कितना है mg, तो ये हो गया आपके पास में 100। हाइट कितनी हाइट पे आप इसे लेके आए, आप इसे 3 मीटर ग्राउंड सरफेस से ऊपर कितना दूर, कितना ऊपर 3 मीटर इस साइड पे हम लेके आए, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई 300 जूल इतनी। बच्चों आप इसमें अगर कंपेयर करते हो, देखो आपने इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाने के लिए वर्क डन किया 500 जूल इतना, लेकिन इस ब्लॉक के पास सिर्फ और सिर्फ कितनी एनर्जी आ चुकी है 300 इतनी। अच्छा मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कहा, इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होती है, तो वर्क डन अगर 500 जूल है तो एनर्जी 300 क्यों, पॉइंट। ऑफकोर्स यहां पर 100% एनर्जी हमेशा ट्रांसफर नहीं होती है, कुछ एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। यहां पर भी सेम हुआ, तो सी बिट आपको वही पूछ रहा, वही उन्होंने क्वेश्चन किया है, अकाउंट द डिफरेंस इन द वर्क डन बाय द फोर्स एंड इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफरेंस मुझे बताइए कितना डिफरेंस होगा, तो सी को मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं अभी, तो सी बिट आप यहां पे ले लोगे, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन बोथ, किसमें डिफरेंस, डिफरेंस आपको लेना है किसमें, वर्क डन एंड एनर्जी में। तो वर्क डन कितना किया 500 जूल और अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है 300 जूल, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस है 200 जूल का। तो ये डिफरेंस 200 जूल का मतलब क्या हो गया, 200 अमाउंट ऑफ जूल एनर्जी इतनी वेस्ट हो गई क्या, ये सब कुछ, ये एनर्जी जो है ये ओवरकम हो रही है, ये किसके लिए यूटिलाइज हुई, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज टू ओवरकम द फ्रिक्शन फोर्सेस। जब इस ब्लॉक को आप पुल कर रहे थे तो ये जो स्लोप है, इस स्लोप का सरफेस और ब्लॉक का सरफेस, इन दोनों में फ्रिक्शन हो रहा था, तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए 200 जूल इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग चुकी है। सो व्हाट इज दिस, सो दिस 200 जूल, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन फोर्स व्हिच इज इन बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्लॉक एंड सरफेस ऑफ स्लोप। क्वेश्चन 9 शायद आपने सॉल्व कर लिया, कुछ डाउट नहीं है। आप चलोगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद होके सॉल्व करके देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आपको आना ही चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 को यहां पे ले लिया, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या क्वांटिटीज आपको दी है देखते हैं। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चन आपने किए, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, इन सारे क्वेश्चंस में पोटेंशियल एनर्जी को आपको सॉल्व करना था, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने mgh, वर्क डन के लिए mgh या वर्क डन के लिए fs cos थीटा, ऐसे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आपने अप्लाई किए और सारे क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। mgh सारे क्वेश्चन में mgh ही था। अभी स्टार्ट होगा काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ द मास 5 kg मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन में मास देखे रखा है कितना 5 kg, ओके। एक बॉडी है जिसका मास 5 kg इतना है और ये वेलोसिटी के साथ मूविंग है। आपका वेलोसिटी के साथ मूविंग मतलब मूविंग विद द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव हो रही है, ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूविंग है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी भाई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी को आप सॉल्व कर सकते हो हाफ mv स्क्वायर से। हाफ mv स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी है, मास कितना है मुझे बताओ, मास है 5 kg। कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा था, ये बॉडी कितनी वेलोसिटी के साथ मूव हो रही है, ये होती है 10 मीटर पर सेकंड के साथ। आप 1 में 2 लगा दो। अभी मैंने यहाँ पे 10 का v का स्क्वायर था, इसके लिए 10 × 10 लिखा। सो 2 1 जा 2 5 जा, इस तरह से। सो 5 5 जा 25, 25 × 10 करोगे आप तो ये मिल जाएगा आपको 250। तो इस बॉडी के पास, ये जो मूविंग बॉडी है 5 kg की, इस बॉडी के पास 250 जूल इतनी एनर्जी एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया। नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमें जो मिला है वो 250 जूल इतना मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके टेक्स्ट बुक में सही या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 10 250 जूल। इन बिटवीन क्रॉस वेरीफाई करते रहिए, कभी कभी होता है कुछ वैल्यूज को हम गलत लिख दें तो आंसर रॉन्ग भी आ सकता है। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11। शायद आपने क्वेश्चन नंबर 11 खुद होकर सॉल्व कर लिया होगा बच्चों ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो, जल्दी से क्वांटिटीज लिख लीजिए, आप खुद होकर सॉल्व कर सकते हो। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज हाफ, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। देखो एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूविंग करता है। देखिए मैं बॉल का एग्जांपल ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 को समझना है कुछ इस तरह से। देखो आपके पास में क्या है, एक बॉल है,
है ना। ये बॉल ग्राउंड पे मूविंग है, चल रहा है कुछ इस तरह से। आपको ये बॉल अगर मूविंग है तो इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो अभी हम ले लेते हैं इस बॉल के पास में वेलोसिटी कितनी है, v इतनी, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी इनिशियल। ये केस हम ले लेते हैं 1 नंबर, केस नंबर 1। वेलोसिटी कितनी है इस बॉल के पास में, वेलोसिटी हम इसे v समझ लेते हैं। ओके, तो आपको ये बॉडी अगर मूविंग है और वेलोसिटी v के साथ अगर मूविंग है तो इसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हम यहां पर ले लेते हैं हाफ mv², इतना, इसके पास हाफ mv² इतनी काइनेटिक एनर्जी है। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन इसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी। अगर इस बॉल की वेलोसिटी हाफ हो जाती है, अगर वेलोसिटी कम हो गई, अभी केस बी में चलते हैं। यहां पर आने के बाद में क्या हुआ, केस 2, केस पहले 1 में हमने देखा, तो 1 के पास में 1 जब ये केस है तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। जब ये बॉल कुछ डिस्टेंस को कवर कर लेता है तो इसकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो जाती है, और कितनी डिक्रीज हो गई, वेलोसिटी जो पहले v थी, इस v का आधा, वेलोसिटी इज नाउ, कितना वेलोसिटी है, इस v का हाफ, वेलोसिटी आधी हो गई। मास में कुछ चेंज नहीं होगा, मास एज इट इज है, वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो आपको वेलोसिटी भी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो अभी मुझे बताइए कि ये न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्सपेक्टेड है। वेलोसिटी अगर आधी हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, आधी नहीं, देखते सॉल्व करके। सुनाओ, काइनेटिक एनर्जी न्यू को मुझे सॉल्व करना है, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा हाफ mv² का, है ना, हाफ mv² का। आप यहां पर हाफ लिख दोगे, दैट्स इट। मास m इतना ही है, मास में कुछ चेंज नहीं हुआ। वेलोसिटी कितनी है, हाफ, तो वेलोसिटी का स्क्वायर मुझे लिखना होगा कुछ इस तरह से, दैट्स इट। चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो यहां पर देखिए बच्चों, आपके पास हाफ mv², ये v और v जो है, v और v को मिलाकर अभी हम यहां पर लिख सकते हैं v का स्क्वायर अपॉन 4, 2 × 2, है ना, 4 में कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। अगर हम यहां पे हाफ mv² को मैं साइड में ले लूं, जैसे कि मैंने अगर सपोज हाफ mv² ये साइड में ले लिया और इसे मैं 1/4 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ऑफकोर्स लिख सकता हूं। ये हाफ mv² क्या है, ये हाफ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल केस में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो अभी न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, न्यू काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 1/4। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दिस न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 1/4। सो जब कभी भी किसी मूविंग बॉडी का स्पीड अगर हाफ हो जाता है, मूविंग बॉडी की वेलोसिटी अगर आधी हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ नहीं होगी। वेलोसिटी हाफ होने से काइनेटिक एनर्जी हाफ नहीं होती है। वेलोसिटी हाफ होने से काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। पहले काइनेटिक एनर्जी जो भी कुछ होगी उससे 1/4 टाइम में डिक्रीज हो जाने वाली है। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बच्चों वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को आप खुद होकर सॉल्व करके देखिए, शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फिर से वही, टू बॉडीज हैव द मासेस इन द रेशियो, two bodies of the equal masses are moving with the uniform velocity v and 2v. Find the ratio of their kinetic energies. दो बॉडीज हैं, ओके। चलते हैं क्वेश्चन को इमेजिन कर लेते हैं। टू बॉडीज ऑफ द मासेस इन द रेशियो 5:1। ये एक बॉडी, ओके, इसका मास रेशियो देखे रखा, तो हम इसका मास ले लेते हैं। चलो फर्स्ट बॉडी जो है इसका मास ले लेते हैं हम 5, ओके, 5 kg इतना। दूसरा ये बॉल, और ये जो बॉल है इसका मास हम ले लेते हैं 5:1 दिया ना बच्चों, तो 5 मतलब 5 kg फर्स्ट का ले लेते हैं, और सेकंड जो बॉडी है, ओ हो क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 13 को कर रहा था बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, टू बॉडीज ऑफ द इक्वल मासेस आर मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 2v। आपके पास में दो बॉडीज हैं, दोनों का मास इक्वल है, ये दोनों का मास इक्वल है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। ये मूव हो रहा है वेलोसिटी v के साथ, ओके, और ये जो मूव हो रहा है वेलोसिटी 2v के साथ। सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको, मासेस आर इक्वल,
और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी जो है कितना है 2v का स्क्वायर होगा ये, ओके इस तरह से। अच्छा इसमें से हाफ एम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 4v स्क्वायर, बराबर है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ओके सो अगर मैं यहाँ पे v और v को कुछ कैंसिल कर दूं तो आपके पास में क्या बचेगा 1/4। सो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1:4। इस रेशियो से हमें मिलने वाला है इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। आई होप बच्चों आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, सो आई एम नाउ गोइंग टू स्टॉप हियर। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जहां कहां पर आपको कुछ डाउट्स लगते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बेटर सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको 1 to 12 इन सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर आपको पॉइंट्स हैं तो कमेंट जरूर करिए। टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।